नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी एजेंडा, लेकिन हम बात करेंगे इसे सेट करते शिवराज की। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। आमतौर पर नरम दिल शिवराज सख्त और कड़क अंदाज में पेश आ रहे हैं, नाकारा और भ्रष्ट अफसरों पर गाज बनकर गिर रहे हैं, तो हिंदुत्व की खिलाफत करने वालों को खुली चुनौती दे रहे हैं। वे कभी लव जिहाद कानून को और सख्त करने की बात करते हैं, तो कभी समान नागरिक संहिता लागू करने की पैरवी करते हैं। दरअसल शिवराज के ये तेवर राहुल गांधी के बयानों के बाद तीखे हुए हैं। जब गांधी ने मध्य प्रदेश में पहुंची अपनी भारत जोड़ो यात्रा में हिंदुत्व पर सवाल उठाए और श्री राम सिया राम और हे राम की व्याख्या करते हुए बीजेपी और संघ पर हमला बोला, तो सॉफ्ट राह पर चलने वाले शिवराज ने हार्ड हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। लेकिन सवाल यह है, क्या राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व की चाल को काटने के लिए शिवराज हार्ड हो गए हैं? और क्या यह अगले साल होने वाले चुनाव का एजेंडा सेट हो रहा है? और क्या मिशन 2023 के लिए दोनों ही दल एक ही एजेंडे पर चलेंगे? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है। एजेंडा है हिंदुत्व। एजेंडा अनायास ही सेट नहीं हुआ, बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिंदुत्व को कुरूप बताने को लेकर श्री राम का अर्थ समझाने तक जो कवायद हुई, अब उसका जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस ने ही हिंदुत्व का नैरेटिव सेट किया, बीजेपी ने उसे एजेंडा बनाने में देर नहीं की। हिंदुत्व विरोधी बयान से लेकर राम की व्याख्या तक भारत जोड़ो यात्रा में उठे हर मुद्दे का भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामकता से जवाब दिया। और अब मंच पर एक नहीं दो बार समान नागरिक संहिता और लव जिहाद का जिक्र करके सीएम ने 2023 के चुनावी एजेंडे का स्पष्ट संकेत दे दिया है। सीएम ने इंदौर में कहा कि एमपी की धरती पर लव जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा। कोई भी हमारी बेटी से शादी कर ले और 35 टुकड़े कर दे, ये हम सहन नहीं करेंगे। ये लव नहीं है, ये लव के नाम पे जिहाद है। और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। कोई भी छल्ले हमारे बच्चों को शादी कर ले और 35 टुकड़ा कर दे, क्या हम सहन करेंगे? बताओ, जोर से बताओ, सहन करेंगे क्या? हम सहन नहीं करेंगे। और इसलिए जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, हिंदुत्व और विकास पर भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही फोकस रहा है, लेकिन इस बार भाजपा के ट्रैप में कांग्रेस भी फंसती नजर आ रही है। पहले राहुल गांधी ने राम नामी संबोधनों की व्याख्या की, उसके बाद कमलनाथ ने हिंदूवादी संगठनों को चुनौती दे दी कि वो राहुल गांधी से धर्म और अध्यात्म पर बहस करके देख लें। जवाब में विश्वास सारंग ने कहा कि वो बहस के लिए तैयार है। इससे पहले राहुल गांधी महाकाल सहित हिंदू धर्म स्थलों पर गए। उन्होंने नर्मदा की पूजा भी की। यानी जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पदयात्रा कर रहे थे, उन मुद्दों से अलग हिंदुत्व की आलोचना, समालोचना और व्याख्या पर उनकी यात्रा केंद्रित हो गयी, जिससे चुनावी माहौल बदल गया। अब चुनावी थीम हिंदुत्व हो गयी है, लेकिन कांग्रेस इसे खारिज कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का कहना है कि भाजपा शुरू से ही हिंदू मुस्लिम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फोकस बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर है। भाजपा तो सदैव उनका एजेंडा यही रहा है, हिंदू मुस्लिम करना, खोखला राष्ट्रवाद जो भाजपा के द्वारा बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों पर राजनीति करती, मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। हमारे मूल मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, बहू बेटियों की जो निरंतर इज्जत लुट रही है और दलित आदिवासियों पर निरंतर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं देश में। हमारे ये मूल मुद्दे हैं और इसी को लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। और बाकी जहाँ तक पैसा की बात है, तो शिवराज जी का पैसा कुछ ऐसा है, एक गांव में जाते हैं, एक दिन के लिए एक बच्चे का नाम पैसा रखते हैं, अगले दिन अधिकारी रहते हैं, वो तो एक दिन का नाम था, और उस बच्चे को, उसके परिवार को बेइज्जत करते हैं। यही हालत इनकी योजनाओं का है। इनकी योजनाओं का आगाज बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन बाद में क्या होता है ये सबको मालूम है, ढाक के 3 पात होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा चाहे तो लड़े, वो तो शुरू से करते हैं राजनीति, धर्म पर आज भी करेगी। शिवराज आक्रामक नजर आ रहे हैं। लव जिहाद और समान नागरिक संहिता पर उनके तेवर तीखे हैं। लव जिहाद का कानून तो मध्य प्रदेश में पहले से ही है, लेकिन अब उसे भी कठोर बनाने की बात शिवराज ने कही है।
समान नागरिक संहिता लागू करने की बात भी शिवराज कर रहे हैं। तो क्या 2023 के चुनाव में भाजपा हिंदुत्व और विकास पर फोकस करेगी? वहीं कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चुनावी एजेंडा सेट करते शिवराज पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र शर्मा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, राजीव खंडेलवाल वरिष्ठ पत्रकार हैं, आशीष तिवारी बीजेपी सह मीडिया प्रभारी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या 2023 के चुनाव इसी एजेंडे पर होंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व बनाम हार्ड हिंदुत्व? क्योंकि शिवराज जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमेशा सॉफ्ट दिखते थे, लेकिन अब वो सख्त हैं, अफसरों पर भी गाज बनकर गिर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व का जो झंडा है उसको हार्ड हिंदुत्व की ओर बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लव जिहाद कानून को सख्त करने की बात कर रहे हैं, श्रद्धा की जिक्र कर रहे हैं। वो क्या राहुल गांधी उन्हें वो मौका देकर चले गए सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने के लिए? उन्होंने राम श्री राम सिया राम की व्याख्या की, मंदिर गए, इसके बाद शिवराज जी के तेवर देखने को मिल रहे हैं। राजीव जी। ब्रजेश जी नमस्कार। सॉफ्ट हिंदुत्व, स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व और हिंदुत्व क्या है, और शिवराज जी का तेवर बड़े आक्रामक दिख रहे हैं। ये तेवर शिवराज जी की कला है कि उनका रूप तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग ओकेजन पे अपने अपने रूप को वो दिखाते हैं, एक सब समित है। इसलिए आपको आज आक्रामक दिख रहा है, लेकिन आगे मैं आपको इसका एनालिसिस करूंगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और राजनीतिक दृष्टि से हिंदुत्व क्या है, राजनीतिक दृष्टि से हिंदुत्व क्या है, इसको आपको अलग अलग समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय में 1966 का प्रकरण है लेकिन राजीव जी उस प्रकरण की अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वो तो राजनीतिक दल अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ हिंदुत्व की व्याख्या करने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। इस व्याख्या को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, हिंदुत्व को बड़े एक लाइन में कहा है कि किन्हीं मजहबी संकीर्ण सीमाओं को हिंदुत्व में नहीं बांधा जा सकता है, और हिंदुत्व एक वृहत रूप से जीवन पद्धति है। अब ये तो इसकी कानूनी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब इसकी राजनीतिक बात कर ले। आज आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का प्रयोग भाजपा या शिवराज जी कर रहे हैं। ये तो 2002 से जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे तब से हिंदुत्व की बात हो रही है, तब से हिंदुत्व का प्रयोग किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन राजीव जी, गुजरात की परिस्थितियां अलग हैं, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं कि वहां धार्मिक ध्रुवीकरण करके आप सत्ता में पहुंच सकते हैं, सत्ता में बरकरार रह सकते हैं। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां वो नहीं है। फिर क्यों हार्ड हिंदुत्व की तरफ जा रही है बीजेपी? क्या उसके पीछे आप देखते हैं कि राहुल गांधी की जिस तरह से भाषा रही है, जिस तरह से उनका हिंदुत्व की तरफ व्याख्या करने का इशारा रहा है, कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उस राह पर चल रही थी, तो उनको लगा कि जब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आ रही है तो फिर हार्ड हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए, कि कांग्रेस ने मौका दे दिया। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, जब अपोजिशन भी उसी लाइन को पकड़ेगा तो आपको अपने को उससे बड़ा भाई सिद्ध करना पड़ेगा। ये बिल्कुल राजनीतिक सच्चाई है, और इसलिए आप जो कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से आक्रामक होते हुए हिंदुत्व के मुद्दे पे शिवराज सिंह जी दिख रहे हैं, तो वो आपको दिख रहा है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अभी शिवराज जी ने जो आदिवासियों के मामले में कहा कि हम लव जिहाद नहीं होने देंगे, यानी लव जिहाद क्या है, इसको बिगर डिफाइन किए, जो आज तक अभी डिफाइन नहीं किया गया कानून में। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लव जिहाद होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आदिवासियों की संपत्तियों को हड़पने के लिए लव जो किया जाता है वो लव नहीं, ये जिहाद है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, लव जिहाद मतलब धर्म का परिवर्तन, एक धर्म से दूसरे धर्म का व्यक्ति। हाँ, उसकी परिभाषा यही है ना कि बाकायदा कानून बना हुआ है ना उस पे, तो कि आप धोखे से दूसरे धर्म का बनकर। लव जिहाद इतना कॉमन और पॉपुलर शब्द हो गया है कि उस मुद्दे को आदिवासियों की संपत्ति से जोड़कर आदिवासियों का संपत्ति लेना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये बड़ी कहता हूं कि यदि संपत्ति की बात है और तो आज आदिवासियों को और SC ST को पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन क्यों मिला? क्योंकि उनको माना गया है कि वो पिछड़े वर्ग हैं और दूसरे वर्ग की तुलना में उनके पास समान अवसर नहीं है। तो यदि इस माध्यम से, संपत्ति के माध्यम से, जो
जितना पिछड़ा वर्ग है, रिजर्व वर्ग है, उसको छोड़ दिया जाए तो शेष वर्ग उनसे कहीं ना कहीं उन्नत वर्ग कहलाएगा। तो यदि उस वर्ग के माध्यम से यदि आदिवासी महिलाएं उनके परिवार में जाती हैं तो निश्चित रूप से उनका विकास होगा। तो इस राजनीतिक मुद्दों की दृष्टि से आप आदिवासियों को क्या उसी वर्ग में हमेशा जिंदगी वाले आना देना चाहेंगे? क्या उनका विकास नहीं होने दिया जाएगा? सिर्फ वोटों के लिए हमेशा उनका रिजर्वेशन हमेशा लेकिन वो रहेगा? दूसरे धर्म में जा रही हैं, उच्च है। वर्ग में जा रही हैं, तो उस पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर है कि उनको बहला फुसलाकर उनकी संपत्ति पर नजर गड़ाकर, क्योंकि आदिवासियों की संपत्ति दूसरे वो बेच नहीं सकते दूसरे वर्ग को, इसलिए उनसे इस तरह से शादी की जाए। ऐसा एक भी इशू अभी तक किसी भी न्यायालय में सामने शासन प्रशासन और जितने संगठन, लेकिन वो श्रद्धा का जिक्र करते हैं ना, इशारा कहीं और रहता है। आप दोनों को तालमेल कर दिया आपने, पैसा एक को और उसको। आप क्या कह रहे हैं? आप कैटेगराइज कर रहे हैं कि आदिवासियों की शादी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि उनकी संपत्ति हड़पना है। ये बिल्कुल गलत है और ये इस तरह से आदिवासियों के साथ ये अन्याय है, न्याय। ठीक है, मैं लौटूंगा आपको राजीव जी, उनका वही दो लोगों को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक क्या आपने मौका दे दिया कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सॉफ्ट राह पकड़ी, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी, श्री राम सिया राम हे राम, हिंदुत्व, महाकाल मंदिर जाना, ओमकारेश्वर मंदिर जाना, टंटे मामा की जन्मस्थली पर जाना, जिस राह पर बीजेपी चल रही, आप खुद कह रहे हैं, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनका तो एजेंडा है, तो आप उस एजेंडे पे क्यों चल पड़े? उनको मौका मिल गया है, वो हार्ड हिंदुत्व की तरफ जा रहे थे, इससे तो आपको नुकसान ही होगा उनकी राह पकड़ोगे तो। ब्रजेश सर, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा इस देश को जोड़ने के लिए निकली है। आज राहुल जी 2200 से 2300 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। पूरे देश की जनता, मैं खुद 15 दिन उनके साथ चलकर आया हूं, आप देखिए लाखों लोग पर डे उनके साथ आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। मैं तो भाजपा के नेताओं से और भाजपा के मुख्यमंत्री जो तथाकथित मामा है उनसे एक निवेदन करूंगा कि जिन सड़कों पर हम चलकर आए वो उन सड़कों पर चलकर दिखाएं पैदल। वो कहते थे कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं मध्य प्रदेश की, उन सड़कों की हालत को बताएं और साथ में अपने मीडिया के वरिष्ठ साथियों को भी ले जाएं और ये दिखाएं कि ये लोग किस तरीके से राजनीति को दूषित कर रहे हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी इस देश को जोड़ने के लिए, इस देश की जनता के लिए जनहित के मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। उनका मूल मुद्दा इस देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, लगातार बढ़ रही बेरोजगारी, लगातार बढ़ रही नफरती हिंसा, चाहे वो धर्म के प्रति हो या जातियों के प्रति हो। भाजपा और इनकी मातृ संस्था आरएसएस आजादी से लेकर आज तक केवल यही करते रहे। पहले अंग्रेजों की मुखबरी की, फिर जब देश आजाद, वही तो मैं कह रहा हूं कि आपका एजेंडा तो अलग था ना। आपकी यात्रा का एजेंडा था बेरोजगारी, आपकी यात्रा का एजेंडा था महंगाई, आपकी यात्रा का एजेंडा था नफरत फैल रही है उसमें भाईचारा लाने की। तो फिर आप पेशावर की बात करते हो, फिर आप राम की बात करते हो, सिया राम की बात करते हो, हे राम की बात करते हो, तो आप ही तो एजेंडे से भटक रहे हो। जिसकी बात बीजेपी करती थी वही बात आप करने लगे, तो आपके पाले में कौन आएगा? कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं होता। कांग्रेस जनहित की बात करती है, कांग्रेस जनता के मुद्दों की बात करती है। रही बात सिया राम की, तो ये बात हकीकत है, बिना सिया के राम का नाम लेना हमारे धर्म में नहीं है। हमारे यहाँ मातृ शक्ति को पहले रखा जाता है, चाहे से पार्वती जी की बात करें, चाहे सरस्वती जी की बात करें, या माता सीता की बात करें, या राधे श्याम की बात करें, सीताराम की बात करें। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम अपनी माँ को या मातृ शक्ति को प्रथम दर्जा देते हैं। सियाराम और सीताराम और जय श्री राम में अंतर है। राहुल जी ने कहा, तो राहुल जी ने अंतर बता दिया, आप उसको रिपीट मत कीजिए। लेकिन ये एजेंडा तो, धार्मिक एजेंडा तो बीजेपी का था। जब आप उस पर चलेंगे तो आप पर कौन भरोसा करेगा? वो हार्ड हिंदुत्व की तरफ पकड़ लेंगे, उनके ट्रैक पर आप चलोगे तो आपको लगता है 2023 में फायदा होगा? वो तो शिवराज जी और आगे निकल गए। मैं अलग बात करना चाह रहा हूं। ये धर्म के नाम पर बार बार सारे मुद्दों को घुमाकर ले जाते हैं। उन्होंने जो मुद्दे उठाए उस पर क्यों नहीं बोलते? उन्होंने उज्जैन की सभा में बोला कि व्यापम के माध्यम से इस प्रदेश के युवाओं के रोजगार पर जो डकैती भाजपा ने डाली, उस पर क्यों नहीं बोलती भाजपा? कारण डैम में इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर क्यों नहीं बोलती भाजपा? 18 साल की प्रदेश में कुशासन से जो सरकार चल रही है, शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदेश को लूट प्रदेश बना दिया है। भाजपा के नेताओं ने, कह रहा हूं ना, आपने ही मौका दे दिया ना कि आप उनके एजेंडे पर चलोगे, तो उनको तो सॉफ्ट एजेंडा मिल गया ना, वो उसको और आगे बढ़ाएंगे, उसी की बात करेंगे। आपने मौका दे दिया ना। आप इन्हीं बातों पर डिपेंड करते, इन्हीं बातों पर हमला करते तो उनको जवाब देना पड़ता।
अरे उन्होंने तो बहुत सारे मुद्दे उठाए। भाजपा के मित्र केवल धर्म के मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं? बात करें बेरोजगारी की। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या 1 साल में? ठीक। महंगाई कम हुई क्या? महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 था, उसमें कोई सुधार हुआ क्या? आज भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। लगातार भ्रष्टाचार आप देखिए चरम सीमा पर है। बिल्कुल। भाजपा के तो आशीष जी, सिर्फ आपको सूट करता है ना हिंदुत्व का मुद्दा, एजेंडा, तो आप सेट करने लगे 2023 का एजेंडा कि ध्रुवीकरण हो जाए और आपको फायदा मिल जाए। बाकी के जो मुद्दे उठा रही है कांग्रेस, चाहे वो महंगाई का हो, व्यापम का हो या बेरोजगारी का हो, उससे ध्यान लोगों का बढ़ जाए या उस पर ध्यान ना जाए, इसलिए आप एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्योंकि उनके मुंह से राम सिया राम हे राम की व्याख्या निकल गई, वो महाकाल मंदिर जाने लगे, तो आपको उनको चुनावी हिंदू नजर आने लगे और आपने अपनी राह पकड़ ली ताकि बाकी के मुद्दों पर किसी का ध्यान ना जाए। मौके की तलाश में थे, मौका मिल गया। कांग्रेस के मित्रों को मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि कम से कम वो जय सिया राम कहने लगे। और जहां तक बात है जय सिया राम कहने की, तो मुझे याद है कि जय सिया राम का जो अर्थ ये बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तब उस समय प्रधानमंत्री जी ने भोजन भजन एक में किया जाता है। नारा यही था, जय सिया राम बोला था उन्होंने, जय सिया राम से शंखनाद रही कांग्रेस की। तो कांग्रेस वो लोग हैं, कांग्रेस के लोग जिन्होंने क्षेत्र पर प्रश्न खड़ा किया, जिन्होंने नाम क्या आज राम की बात मीडिया कर रहे हैं कि राजनीति में अपनी जगह बनानी है। आज उनके पास मुद्दे नहीं बचे। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि महिला अत्याचार की बात कर रहे थे मध्य प्रदेश पर, तो महिला अत्याचार है तो आपके कांग्रेस के विधायक शामिल हैं। 2 विधायक एक ट्रेन यात्रा में एक महिला को छेड़ते हैं, आप विधायक उसकी FIR दर्ज कराते हैं, उसके साथ हिंसा हो रही है। तो आपकी विधायक जैसे पदाधिकारी एक महत्वपूर्ण है, पुलिस में शामिल है महिला हिंसा पे। सार्थक चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर उन्हें धन्यवाद देता है इस बात के लिए कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है और महिलाओं के साथ खड़ी है। अब ये बोल रहे हैं बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं बेरोजगारी की बात भी बता दूं। इनको ये याद दिला दूं कि हर महीने मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार मेला लगाए जाते हैं। हम रोजगार मेला के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देते हैं और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। धर्मेंद्र जी एक सवाल का जवाब दे रहे हैं वो, बेरोजगारी पे आपने बात की, बेरोजगारी पे जवाब दे रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं वो। आगे है रोजगार देने में मध्य प्रदेश के लोग लगातार रोजगार मध्य प्रदेश में मिल रहा है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। साथ ही साथ हमने स्वरोजगार की ओर भी लोगों को जोड़ा है और आज यह परिस्थिति है कि मध्य प्रदेश के अंदर लोग अपने स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं। तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश सरकार उन्होंने ये सब काम किए। और कांग्रेस अब आपकी बात हो रही है तो केवल पता है कि उनके पास विकास का मुद्दा बचा नहीं, क्योंकि उन्होंने 1947 के बाद से जहां जहां उनकी सरकारें रही उन्होंने काम नहीं किया, सड़कें नहीं बनाई। मध्य प्रदेश के अंदर सड़कें बनी है, बनी है तो हमारी सरकार ने बनाई। हमारे गडकरी जी ने नेतृत्व किया देश को जोड़ने के लिए, बड़े बड़े 4 लाइन बनाए और आज मध्य प्रदेश की जो सड़कें अच्छी बनी है ये शिवराज सिंह चौहान जी की है। कांग्रेस बताए ना शिवराज सिंह उनकी यात्रा में चल रहे थे, वो अपनी यात्रा उस यात्रा में आप सड़क की बात कर रहे हो ना, तो उस समय गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, ये बताइए। आप भी उसी रोड से निकले ना, और आज से 15 साल पहले भी आप निकले होंगे 2003-04 में, 20 साल पहले। तो बताइए कुछ सड़कें कहाँ थी? राजस्थान के बॉर्डर तक सड़कों की जो हालत है मेरे साथ हमारा जलती है, इसलिए जमीनी चर्चा करो, जनता की जो तकलीफ को समझो। ठीक है, आपने तो यात्रा ठीक है आशीष जी, सुरक्षा की बात भी उठाई थी, हमने सुरक्षा दी और मध्य प्रदेश की सरकार ने पूर्ण दायित्व का निर्वहन किया और प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी। इन्होंने कितने आरोप लगाए इस यात्रा के दौरान। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर महीने हम रोजगार दे रहे हैं। आपने कहा सड़कों की हालत खराब है, उन्होंने कहा कि 2003 से पहले की सड़कें देख लीजिए, गड्ढे थे या सड़क थी पता नहीं चलता था, अब तो बेहतर स्थिति है। ब्रजेश जी, कारम डैम का टेंडर हुआ, कारम डैम बना, टूट गया,
जिस ठेकेदार को, जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार है, देखिए, जिसने भ्रष्टाचार किया, वो भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, ये आपको पता है, और उसमें गलत चल रहा था, और यदि उसमें किसी प्रकार की कमी हुई है तो मध्य प्रदेश की सरकार वैसे दोषी व्यक्तियों को छोड़ेगी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया हुआ, उसकी जांच चल रही है, और जैसे ही उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोषी पाया जाएगा, मध्य प्रदेश की सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश की सरकार पता नहीं कितनी बेशर्मी के साथ इस बात को ध्यान में रखने काम कर रहा है कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ? सरकार ने जांच करने के बाद उस ठेकेदार को जेल में भेजा क्या? नहीं भेजा। आपने उनकी बात इस तरह से दोनों की बात नहीं है, ना दर्शक समझेंगे ना मैं कुछ समझ पाऊंगा। की बात कर रहे हैं ना भारत जोड़ने की, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की भूमि में प्रवेश करने के पहले इस बात का उत्तर देना चाहिए था कि उन्होंने कर्ज माफी क्यों नहीं हुई मध्य प्रदेश के अंदर, जो आपके चुनावी घोषणा पत्र में था। घोषणा पत्र में जो बातें होती हैं उसे काम करने का दायित्व जो भी सरकार बनती है उसमें होता है। आपने 15 महीने तक कोई काम नहीं किया, अगर काम किया होगा तो आपके विधायक आपके साथ नहीं छोड़ते, आज आपके साथ खड़े होकर आपकी सरकार होती तो 2 लाख तक का भी कर्जा माफ होता। ठीक है, 1 साल में हमने 1 लाख तक के कर्जा माफ राजीव जी को दिखाइए। लोगों के, आप जाओ लोगों के पास, ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास लौटूंगा। राजीव जी क्या 2023 का एजेंडा सेट हो रहा है? दोनों ही दल उसी एजेंडे पर चल रहे हैं, दोनों ही दल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, तो एजेंडा सेट हो रहा है। और यदि एजेंडा सेट हो जाता है 2023 में तो किसको फायदा होगा? कांग्रेस का ये एजेंडे पर चलकर फायदा उठा पाएगी, हिंदुओं के वोट में सेंध लगा पाएगी। इस तरह की बयानबाजी हो रही है, खासकर जैसा कि आपने बताया राहुल गांधी जी के मध्य प्रदेश यात्रा के बाद जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, हिंदुत्व है, लव जिहाद की बात हो रही है, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वो एजेंडा तो सेट होते ही दिख रहा है। और जब एजेंडा ये सेट हो रहा है तो इसमें जो परफेक्शन तो भाजपा का है, क्योंकि भाजपा उसको पूरी ताकत से, उसके लिए सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व है, और हिंदुत्व को वो पूरी ताकत से लागू कर जहां पहले प्रदेशों में लागू किया है, और मध्य प्रदेश में भी पूरी ताकत से लागू करके चुनावी विजय प्राप्त करने का प्रयास करेगी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन क्या यह एजेंडा सेट करने के बावजूद भाजपा आगामी चुनाव में जीत पाएगी? यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत से और मुद्दे हैं जिनको अभी भाजपा को पार पाना होगा, और तभी आप सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे। ठीक है, सही निष्कर्ष तब निकाल पाएंगे जब चुनाव के परिणाम आएंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कांग्रेस कितनी मुखर होती है और उनका जवाब कैसे बीजेपी देगी, ये सोचने की बात होगी और देखने की बात होगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी एजेंडा तो सेट होने लगा है, और सेट करने का मौका शायद राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी को देकर चले गए। जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व की बात की, जिस तरह से वो मंदिर गए और जो सॉफ्ट राह पर चले, हिंदुत्व की राह पर, जिस पर पहले से ही कमलनाथ चल रहे थे, शायद कहीं ये चूक कर गए राहुल गांधी, और बीजेपी को मौका मिल गया कि वो चुनावी एजेंडा सेट कर सके। इसलिए शिवराज जी के ये तेवर हैं, और वो तेवर बता रहे हैं कि 2023 में ध्रुवीकरण के लिए चुनावी एजेंडे सेट कैसे किए जाते हैं और कांग्रेस मौका कैसे दे देती है। अन्य मुद्दों पर कितनी कांग्रेस मुखर होगी, उन पर भी अब देखने की बात होगी, और ये इतना मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा चुनाव में, ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और गुजरात की परिस्थितियां अलग हैं, मध्य प्रदेश की अलग। तो ये चुनावी एजेंडा यदि सेट हो रहा है तो ये कितना कारगर होगा बीजेपी के लिए, इसका तो आने वाले चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।